आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है। टॉपिक है आषाढ़ का एक दिन। यह मोहन राकेश का नाटक है जो बहुत ही रुचिकर नाटक है। नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। इसमें कौन कौन से पात्र है देख लेते हैं। पहला पात्र है अंबिका, ग्राम की एक वृद्धा है, यानी ग्राम की एक बूढ़ी औरत है। मल्लिका उसकी पुत्री यानी अंबिका की पुत्री है मल्लिका। कालिदास एक कवि है इस नाटक में। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल कहे जाते हैं। निक्षेप एक ग्राम पुरुष है यानी गांव का एक आदमी है। विलोम ग्राम पुरुष है, गांव का एक आदमी है। रंगिनी और संगिनी नागरी हैं। अनुस्वार और अनुनासिक एक अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है, कवि की पत्नी यानी कालिदास की पत्नी। तो आइए इस नाटक के बारे में पढ़ते हैं। नाटक बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही अच्छा नाटक है। आइए देखते हैं नाटक का पहला। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा उठने से पहले ही हल्का हल्का मेघ की गर्जना और वर्षा के शब्द सुनाई देते हैं, जो पर्दा उठने के बाद भी कुछ क्षण यहाँ पर चलता रहता है, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। उसके बाद क्या दिखाई देता है इस नाटक में? एक साधारण प्रकोष्ठ। साधारण प्रकोष्ठ का मतलब एक छोटी सी झोपड़ी। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है, यानी दीवार के दोनों ओर, दरवाजे के दोनों तरफ दाहिने और बाएं साइड में छोटे छोटे ताक बने हुए हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। उस ताक में मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। आगे देखते हैं कि बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है। बाईं ओर का जो द्वार है वो दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए, यानी जो दरवाजे हैं वह मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू और हल्दी के कमल और शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौधती दिखाई दे रही। दाईं ओर एक बड़ा सा झरोखा है, जहां से बिजली की चमक दिखाई दे रही, बिजली की गर्जन और बिजली की चमक दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हैं इस नाटक में। प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ में एक ओर चूल्हा है और आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे गए हैं, यानी एक ओर चूल्हा है और आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन रखे गए हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे गए हैं, जिन पर कालिक और कोई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिया गया, यानी दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े कुंभ रखे गए हैं, जिसको कभी साफ नहीं किया गया, जिस पर कालिक और कोई जमी हुई है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिया गया, यानी उसको ढककर उसके ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उनमें से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर एक लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। कौन लंबी सांस लेती? अंबिका। झरोखे की तरफ देखती है, कोई दिखाई नहीं देता है, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। सामने का द्वार खुलता है, मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती, यानी अंबिका मल्लिका की तरफ नहीं देखती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती और फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका यानी अंबिका की बेटी मल्लिका कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। अपनी माँ अंबिका से कहती है कि माँ, आज आषाढ़ का पहला दिन था और ऐसी भयानक वर्षा हो रही है।
ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई हैं। मैं भी तो, कहने का मतलब है मैं भी भीग गई हूँ। देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। मल्लिका अपनी माँ अंबिका को कहती है कि माँ मेरी तरफ देखो, मैं किस तरह से भीग गई हूँ। लेकिन अंबिका नाराज है मल्लिका से, इसलिए उसकी तरफ वह देख नहीं रही है। अंबिका, उसकी माँ, उस पर सिर से पैर तक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। यानी एक नजर मल्लिका को देखती है ऊपर से नीचे तक और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटने के बल बैठकर उसे कंधे पर सिर रख देती है। गई थी दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। मल्लिका अपनी माँ से कहती थी कि मैं दक्षिण की तरफ गई थी बकुल पंक्तियों को देखने के लिए, लेकिन ऐसी बारिश हुई कि मेरे सारे वस्त्र भीग गए हैं, यानी मैं भीग कर आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। यानी मल्लिका अपनी माँ के केसों को चूमकर खड़ी होती है और ठंड से सिहर जाती है, यानी ठंड से कांप जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? मल्लिका कहती है कि माँ सूखे वस्त्र कहाँ है? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती, यानी अंबिका अपनी बेटी मल्लिका को गुस्से की दृष्टि से देखती। अंबिका क्या कहती है? सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। अंबिका ने कहा कि सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर पड़े हुए हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। मल्लिका कहती है कि माँ तुमने पहले से ही वस्त्र निकाल कर रख दिए, अंदर को चल देती। यह कहते हुए मल्लिका अंदर चली जाती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, यानी मल्लिका को यह पता था कि उसकी माँ चिंता में है, लेकिन द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती, यानी मुझे भीगने की तनिक भी चिंता नहीं है। अगर मैं नहीं भीगती तो आज मैं वंचित रह जाती, द्वार से टेक लगा लेती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए हैं, मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती। यानी मल्लिका इतनी सारी कहानी बताने के बाद जब अंबिका उसकी तरफ, यानी उसकी माँ गुस्से से देखती है, तब कहती है कि वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत ही अद्भुत। यह कहकर मल्लिका अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ में नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं, बीच बीच में उसकी झलक दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का, स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है, बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? यानी मल्लिका अपनी माँ को इतनी सारी बातें बताती है, लेकिन अंबिका एक शब्द नहीं बोलती है। तब कहती है, क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, पर हर समय इस तरह चुप नहीं रहती हो। अंबिका कहती है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं काम कर रही हूँ। इस पर मल्लिका कहती, काम तो तुम हमेशा करती रहती, लेकिन इस तरह चुप नहीं रहती हो। अंबिका के पास आ बैठती है। मल्लिका अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका कहती है, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, क्यों तुम थक गई हो?
या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है, छाछ उससे ले लेती है, यानी मल्लिका से वह छाछ ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, यानी अंबिका के कहने का मतलब मैं हमेशा घर में अकेली ही रहती हूँ। तुम रहो या न रहो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रहती हो तब भी मैं अकेली रहती हूँ, तुम नहीं रहती हो तब भी मैं अकेली रहती हूँ। अंबिका के कहने का सीधा सा मतलब यह था कि घर में मैं दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती हूँ। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहते ही तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल दी हो। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो, यानी तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। यह बात मल्लिका अपनी माँ अंबिका से पूछती है। अंबिका, दूध औटा दिया है, यानी दूध उबाल दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो, शक्कर मिलाकर तुम दूध पी लो। मल्लिका, नहीं तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी, यानी अंबिका कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और तुम जाके दूध पी लो, आराम करो, और मुझे अभी, यानी मुझे अभी बहुत काम है। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है, रोम अभी तक सीज रहे हैं, तुम बताती क्यों नहीं। ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पे बैठा देती है। मल्लिका क्षणभर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो। मल्लिका पूछती है कि क्या हो गया माँ, तुम क्यों रो रही हो। अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता है। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई देता है। दूर से कुछ कोलाहल और घोड़ों के टापों के शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका उठकर झरोखे के पास जाती है। मल्लिका क्षणभर बैठी रहती, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ। अंबिका कहती है, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं तो कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है और कभी महामारी की, यानी जब कभी भी ये लोग यहाँ दिखाई देते हैं तो कुछ न कुछ बुरा होता है। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने आकृतियां यहाँ देखी थी, यानी अंबिका कहती कि पिछली महामारी जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी ये लोग यहाँ पे दिखाई दिए थे, इस तरह की आकृतियां यहाँ दिखाई दी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं। अंबिका, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है, यानी अंबिका अग्निमित्र के बारे में बताती है कि अग्निमित्र आज लौट कर आ गया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है, यह सुनकर कि अग्निमित्र लौट आया है। मल्लिका कहती, लौट आया है, कहाँ से। अंबिका कहती, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था, मतलब तुमने कहाँ भेजा था। होठ फड़फड़ाने लगते, वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं, यानी मल्लिका कहती है कि अपनी माँ से कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं, यह मैंने तुमसे कहा था। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है।
तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। मल्लिका अपनी माँ को मना करती है कि तुमने अग्निमित्र को क्यों भेजा, मुझे शादी नहीं करनी है। अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है कहते हैं। यानी अंबिका अपनी बेटी से कहती है कि जो तुम कह रही वो बात तुम्हारी सच हो गई, यानी वो लोग रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मल्लिका क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मल्लिका को गुस्सा आ जाता है कि मेरे जीवन के बारे में क्यों उल्टे सीधे विचार बना रहे। अगर मैं शादी नहीं करना चाहती, ये मेरा जीवन है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे चाहूँ नष्ट करूँ या इसे चाहूँ बना दूँ, लेकिन किसी और को आलोचना का अधिकार नहीं दिया है मैंने। अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटककर अपने उत्तेजना ने अपने क्रोध को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही हूँ। मल्लिका कहती है कि मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही हूँ। अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यानी अंबिका उसकी माँ अपनी बेटी को कहती है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती। मल्लिका, ऐसा क्यों नहीं कहती हो कि तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो? मल्लिका कहती, ऐसा क्यों नहीं कहती हो, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? यानी मल्लिका अंबिका से कहती तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो। अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका कहती, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। यानी इतनी बड़ी बातें जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं वो मुझसे नहीं सहा जाता है। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका देती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल, अनश्वर है। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? यानी मल्लिका अंबिका से कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती? भावना में भावना का वर्ण है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ, ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना ही जानते हैं जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिल जाती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश और विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती है। मल्लिका माँ को कहती है, माँ, अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है, यह अंबिका कहती है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है। यानी अंबिका कालिदास के शब्द सुनाई देते हैं तो अंबिका का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह छाछ के लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम क्यों चल दी हो? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना। यानी अंबिका अपनी बेटी को कहती है कि मेरा जो जीवन है वो भावना नहीं है, भावना से जीवन नहीं चलता है, जीवन कर्म से चलता है, उसे घर में बहुत काम है। यह कहकर वह चल देती है।
चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता। हरिण शावक के शरीर में लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, यानी कालिदास हरिण शावक को कहता है कि हम जिएंगे न, एक बाढ़ से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाढ़ प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्वास करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वन स्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे न। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक है। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ से यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। यानी कालिदास हरिण शावक के बच्चे को, हरिण शावक को अपने सीने से लगा लेता है और उसे थपथपाने लगता है क्योंकि उसको चोट लगी हुई है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, यानी वह हरिण शावक को कहता है। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। यानी हरिण शावक के लिए वह मल्लिका से दूध मंगाता है। आगे देखते हैं। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़